नमस्कार। हम आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से बोल रहे हैं। श्रोता हमारे कार्यक्रम अपने रेडियो सेट्स पे एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा डीटीएच और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है और प्रत्येक रविवार इस समय हम लेकर उपस्थित होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित हमारा लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण विषय पर, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में वुडलैंड हॉस्पिटल शिलोंग की गायनोकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांता ठाकुर को आमंत्रित किया है। यदि आप भी पोषण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2502012 पर कॉल कर और कार्यक्रम का हिस्सा बन कर पा सकते हैं। परंतु दो बातों का ध्यान रहे। पहला, टेलीफोन नंबर के पहले शिलोंग का एसटीडी कोड 0364 अवश्य लगाएं। दूसरा, आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हमारे आज के विषय से अवश्य संबंधित हो। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है। इस दौरान कुपोषण से निपटने, सही खान पान की आदतों को प्रोत्साहित करने एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी दौरान लोगों को बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया आदि के बारे में जागरूक किया जाता है। भारत सरकार का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। डॉक्टर शांता ठाकुर, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में और कार्यक्रम में आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन जब बात आती है, हम इसको जोड़ के देखते हैं प्रेगनेंसी से, तो इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन इतना ज़रूरी क्यों माना गया है। आहार या न्यूट्रिशन हम लोग के शरीर का ईंधन होता है। हम लोगों का डे टू डे बॉडीली फंक्शंस, डिजीज प्रिवेंशन और सबसे ज़रूरी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर में आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम लोग गर्भावस्था के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी, संख्या। जैसे कि एक शिशु आपके गर्भावस्था 3 महीने के प्रेगनेंसी में उसका वेट करीब 30 ग्राम होता है। वही शिशु जन्म के टाइम पे 9 महीना कंप्लीट होने के टाइम पे 2.5 से 4 किलो, 3.5 किलो तक बढ़ जाता है। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फेज ऑफ लाइफ या गर्भावस्था में कितना रैपिड स्पीड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और इसी से हम लोगों का अंदाज़ा हो सकता है कि आहार से मिली हुई न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, एनर्जी एक गर्भवती महिला के लिए कितना ज़रूरी होता है। जी, एक प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट में कौन से मुख्य न्यूट्रिशियस एलिमेंट शामिल करने चाहिए? हम लोग जब आहार के बारे में बताते हैं, एक बैलेंस डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक टाइम के खाने से नहीं बनता है। वो एक दिन में आप कितना खाते हैं या कि एक सप्ताह में आप मिला के कितना भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हम लोगों का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या रिकमेंडेड अलाउंसेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग रोज़ का खाने के बारे में बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो 1/3 एलिमेंट होता है। बाकी रह गया हम लोगों का प्रोटीन्स, ऊपर से इक्वल अमाउंट्स ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी और फाइबर इंक्लूडेड होना चाहिए। जी, डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फोलिक एसिड का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? हम लोग जो रोज़
हर दिन हम लोग जो आहार ग्रहण करते हैं उसमें जितना पोषण रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का या कुछ विटामिन्स मिनरल्स का, वो लगभग हम लोगों के खाने से पूरा हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे बोला है, इट इज़ अ फेज ऑफ वेरी रैपिड ग्रोथ। उसमें कुछ मिनरल्स और विटामिन्स जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, इन सब का मात्रा जो नॉर्मल डे टू डे खाने से पूरा नहीं होता है, इसीलिए उसका ग्रहण हम लोग सप्लीमेंट फॉर्म में देते हैं। जी डॉक्टर थोड़ा रुकेंगे, शायद हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से। डॉक्टर सितारे बोल रहे हैं बिहार के वैशाली जिले से। जी डॉक्टर साहब प्रश्न पूछिए। प्रेगनेंसी कई महीना बीतने के बाद पौष्टिक आहार न्यूट्रिशन बढ़िया देना चाहिए और कौन सा खाना देना चाहिए? अच्छा, अगर हम लोग प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में, जैसे हम लोग के लैंग्वेज में हम लोग 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, तो पहले का जो 3 महीना होता है उसमें एक्सेसिव न्यूट्रिशनल एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो गर्भवती महिला का वॉमिटिंग टेंडेंसी, भूख नहीं लगना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम होता है। जो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, बाय 18 to 20 वीक्स में आपका रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ होता है। उसमें आहार बढ़ा देना चाहिए और साथ साथ में पानी का सेवन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सब चीज़ हम लोग शुरू करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार वैशाली से हमारे श्रोता डॉक्टर सितारे, और हमें आशा है कि शायद इनको इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर, कुछ देर पहले हमने बात की आयरन और फॉलिक एसिड के बारे में, तो प्रेगनेंसी के दौरान और एक चीज़ जो है कैल्शियम और विटामिन डी, प्रेग्नेंट वुमेन और उसके बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये प्रश्न में थोड़ा रुकेंगे। एक कॉलर शायद जुड़े, फिर इस पे आते हैं। हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं। जी योगेश जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। ये जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान मतलब किन किन जो पोषण के लिए किन किन सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सब्जियों में से आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, जो कोई बनाना ब्लॉसम जिसको हम लोग बनाना फ्लावर बोलते हैं, कच्चा केला, इन सब सब्जियों में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में आप लोग अगर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ग्रहण कर सकते हैं। लोकली अवेलेबल जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, सब में हर अलग अलग वेजिटेबल का अलग अलग न्यूट्रिशनल कैपेसिटी होता है, तो बैलेंस मात्रा में सब वेजिटेबल्स, आपके लोकल जगह में जितना वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स, सब अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जी योगेश जांगड़े, आपने छत्तीसगढ़ से हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि शायद आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपको शायद जो आप जानना चाह रहे थे आपको उसका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इससे पहले हम बात कर रहे थे कैल्शियम और विटामिन डी, ये प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? कैल्शियम विटामिन डी का ग्रोथ और रिमॉडलिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो अगर उसका मात्रा कम होता है तो न्यूनेटल फ्रैक्चर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक अवस्था स्थिति होता है जो हम लोग न्यूनेटल रिकेट्स बोलते हैं। तो माँ का कैल्शियम और विटामिन डी ग्रहण करना ज़रूरी होता है। इसके साथ एक स्टडी हो रहा है जो बोलते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में या कैल्शियम अगर डिप्लीटेड होता है आहार में, तब गर्भवती महिला का बीपी हाई होने का चांसेस ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। जी हेलो हेलो। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए सर। मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ पाकुड़ झारखंड से। डॉक्टर साहिबा आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल था कि जैसे कि जो महिलाएं
मतलब नॉनवेज नहीं खाती हैं, हाँ, तो उनके लिए मतलब और एक्स्ट्रा क्या लेना चाहिए प्रोटीन में? प्रोटीन में देखिए डेयरी प्रोडक्ट सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। दूध, दही, चीज़, पनीर, बटर, ये सब चीज़ आप लोग ले सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स जैसे हो गया आपका किशमिश, पिस्ता, आलमंड्स, ये सब चीज़ आप ग्रहण कर सकते हैं। और खजूर में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जी 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 डॉक्टर, इन्हीं के प्रश्न में मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि जो नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो जो कोई महिला प्रेग्नेंट है, वेजिटेरियन है, तो कहते हैं कि प्रोटीन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है अगर नॉनवेज नहीं खाते, ऐसा लोग मानते हैं। तो उसकी कमी को वेजिटेबल से कैसे पूरा कर सकते हैं? खाली वेजिटेबल से पूरा नहीं होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स सफिशिएंट होता है, अगर सही मात्रा में खाया जाता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स से जो हम लोगों का नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उससे प्रोटीन का कमी हम लोग पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डेफिनेटली सब न्यूट्रिएंट्स में से विटामिन B12 एनिमल ओरिजिन का होता है। अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स माना जाता है, डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि उनको सप्लीमेंट्स चाहिए होता है, वो मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, एडिशनल सप्लीमेंट्स। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी, आपने झारखंड से हमें फ़ोन किया और आपके प्रश्न पे मैंने एक प्रश्न जोड़ दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो हम समझ गए कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है और आपने बता दिया कि प्रोटीन हमें किन किन प्रोडक्ट से मिलता है। शायद एक कॉलर हमसे और जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं भवानी सिंह राठौर बात कर रहा हूँ, सुजानगढ़ राजस्थान से। जी भवानी जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई लेडी है और वो प्रेगनेंसी है उनको, हाँ जी, और प्रेगनेंसी से पहले उनकी दवाइयाँ चल रही हो RA फैक्टर की, ओके, उनको है ना, हाँ। तो वो पॉजिटिव आ रही है, दवाइयाँ चल रही है। अब उसके लेडी को होने वाले बच्चे को भी R फैक्टर होने की संभावना रहेगी क्या? एक जेनेटिक एलिमेंट होता है, संभावना होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग अभी क्या होगा फ्यूचर में वो तो जन्म के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ अगर दवाई पे है, कुछ एग्जिस्टिंग दवाई प्रेगनेंसी में हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, तो उसी को अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाई मॉडिफाई करके वो लोग प्रेगनेंसी में कंटिन्यू जो दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं उनको चेंज कर देते हैं। और बाकी बच्चा फॉलोअप पे यूजुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मदर जो RA फैक्टर पॉजिटिव है उसका बच्चा भी पॉजिटिव हो। एक जेनेटिक एलिमेंट रहता है, बट हम लोग कंक्लूसिवली नहीं बता सकते जन्म से पहले। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर खान पान अच्छा रहे, हाँ, और उसके बाद में अच्छा खान पान रहे और HB वगैरह लेवल में रहे, तो आपका अनुभव के हिसाब से बच्चे को कितना? देखिए, ये परसेंटेज हिसाब से तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। ये तो फॉलो अप जन्म के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो केयर लेना होता है, जो मेडिसिन मॉडिफाई करना होता है, और सबसे जरूरी जो खान पान है आप लोग सही तरह से रखिए। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। भवानी सिंह राजपूत थे ये राजस्थान से। डॉक्टर, कई महिलाओं को, जैसा आपने भी बताया, प्रेगनेंसी के दौरान उनका जी मचलता है, वॉमिटिंग होती है और भूख नहीं लगने से काफ़ी समस्याएं होती है, और कहते हैं कि इस दौरान न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपका जी मचल रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो वो खाना उनके खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये बहुत लोगों का ये कॉमन कंसर्न होता है कि हम खा नहीं पा रहे हैं, बच्चा को पोषण कैसे मिलेगा। इस में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो रिक्वायरमेंट होता है, जो एडिशनल कैलोरीज हम लोग जोड़ते हैं, वो पहले 3 महीने में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत लोगों का, करीब 30 to 60% लोगों का बहुत ज़्यादा जी मचलता है, वॉमिटिंग होता है या भूख नहीं लगता है। उन सब में हम लोग कभी भी एम्फसाइज नहीं करते हैं कि अपने मन
को छोड़ के फोर्स फीडिंग करें, इससे ज़्यादा इनफैक्ट उल्टी ज़्यादा होती है। आप लोग थोड़े थोड़े मात्रा में लेकिन फ्रीक्वेंटली, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप लेते रहे, पानी हाइड्रेशन मेंटेन करते रहे, वो काफ़ी होता है। ग्रेजुअली जब 3 महीना 3.5 महीना क्रॉस हो जाता है, अपने आप भूख बढ़ता है, वॉमिटिंग कम होता है और उसी दौरान रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़े थोड़े करके अपने आहार का मात्रा बढ़ाते जाएं। जी डॉक्टर, हमारे वहाँ अधिकांश मतलब गाँव में भी ऐसी धारणा है कि एक प्रेग्नेंट जो महिला है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। वो कहते हैं कि आपके पेट में बच्चा पल रहा है तो आप 2 लोगों का खाना खाइए। तो ये कितना सही है, या फिर इससे एक मिथ कह सकते हैं जो ये ओवर ईटिंग करवाते हैं? ओवर ईटिंग नहीं, ये हम लोग कभी भी ये एडवोकेट नहीं करते हैं ईट फॉर 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस टॉक का शुरुआत में ही मैंने बताया था, रिक्वायरमेंट बढ़ता है लेकिन दोनों का खाना एक एडल्ट के मात्रे में आप नहीं खा सकते, और बाकी जो है जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। अभी जब कैसे बढ़ाएंगे, इसमें कोई फिक्स्ड कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स नहीं होता है। हर रीजन का अलग अलग खान पान होता है, खाने का अवेलेबिलिटी अलग होता है। लेकिन जैसे हम अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो बेसिक डाइट हम लोगों का राइस, रोटी, दाल, सब्जी या मीट ईटर्स में, उनका हम लोग कुछ प्रोटीन्स में हम लोग टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी 2 ग्राम पर डे इंक्रीज कर, मतलब 1 से 2 ग्राम करते हैं। वही अगर वेजिटेरियन लोग होते हैं, हर मील के साथ अगर 1 कटोरा दाल एक्स्ट्रा खाते हैं, साग सब्जी या फ्रूट्स का जो क्वांटिटी हम लोग नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में खाते हैं उससे अगर बढ़ा देते हैं, दूध दही का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली 2 का खाना खाना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं और एक चीज़ बताऊंगी कि अगर ओवर न्यूट्रिशन होता है, वो भी फैट एक्यूमुलेशन होता है। वो माँ को डिलीवरी के बाद फैट एक्यूमुलेशन के चलते जो डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स होता है, वो सब भी बढ़ते हैं। जब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, उसमें अंडर न्यूट्रिशन तो हम लोग एम्फेसिस देते हैं, पर कभी कभी ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। उसको भी हम लोग इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस डाइट इसके लिए काफ़ी होती है। ज़रूर जी। प्रेगनेंसी में अब खाने की बात आई है, तो प्रेगनेंसी में खाने की किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? जिन खानों में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट जैसे जंक फूड हो गया, इन सब चीज़ में सॉल्ट का मात्रा, शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस मना करना चाहिए। और अगर मीट ईटर्स होते हैं तो फिश, मीट, एग्स, इन सब चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पका के खाना चाहिए। अंडर कुक्ड मीट में बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, ये बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी, कुछ देर पहले डॉक्टर साहिबा आपने बात की ड्राई फ्रूट्स और दूध के सेवन की, तो क्या ये ड्राई फ्रूट्स और दूध का सेवन रोजाना जरूरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? हाँ, अगर आप ले सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल है, तो ग्रहण करना ज़रूरी है। जी, और एक चीज़ जो देखी गई है कि अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर महिलाएं ये करती हैं कि वो डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए कैल्शियम और आयरन की गोलियां लेना शुरू कर देती हैं। ये प्रैक्टिस कितनी सही है और क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? हम लोग एज डॉक्टर्स एक चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, दैट इज़ सेल्फ मेडिकेशन। जब जो हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं, उसका जो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन होता है, वो अगर बिना जाने हम लोग अपने आप मेडिकेट करते हैं तो उससे हानि भी हो सकता है। जैसे हम लोग प्रेगनेंसी से पहले लोग फॉलिक एसिड, ये एक कॉमन चीज़ होता है कि हम लोग ने फॉलिक एसिड या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स खाए हैं। उसमें कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, वो अगर ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है, वो आने वाले संतान को हानिकारक पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा अगर कोई भी सप्लीमेंट आप दवाई के रूप में ले रहे हैं, वो डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना चाहिए। जी। और कुछ चीज़ें जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आए हुए हैं जिसमें आशा कर्मी जाके होम टू होम विजिट्स देते हैं, उन लोगों का गवर्नमेंट सप्लाई का जो आयरन कैल्शियम होता है वो सब स्टैंडर्डाइज्ड होता है। बट मैं बार बार इस चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर के साथ सलाह करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ न्यूट्रिशन पे ऊपर भी नहीं, बहुत सारे चेंजेस या मेडिकल प्रॉब्लम साथ में रह सकता है जो अगर डॉक्टर को ना दिखाया जाए वो इग्नोर हो सकता है।
जी डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का जंक फूड या ऑयली भोजन कितना नुकसानदायक हो सकता है? और क्योंकि ऐसा है, हम बोलते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। हर कोई इसकी तरफ खींचा जा रहा है और प्रेग्नेंट महिलाएं भी काफ़ी जंक फूड यूज़ करती है, तो ये कितना नुकसान दे सकता है उनको? नुकसान दे सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो जंक होता है उसमें जो ऑयल होता है वो इतना अच्छा यूज़ नहीं होता है, वो बार बार रीहीटिंग हो सकता है। साथ में जंक फूड डीप फ्राइड होते हैं, उसका सॉल्ट शुगर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे मैंने बोला था सैचुरेटेड फैट्स उसका मात्रा ज़्यादा होता है। तो जितना हो सके, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ हम लोग का खान पान थोड़ा चेंज हो गया है, बट अगर ट्रेडिशनल होम कुक फूड पे हम लोग अड़े रख सकते हैं, वो सबसे बेहतर होता है। जी, इस दौरान महिलाओं को अक्सर वजन बढ़ने या वेट गेन की चिंता होती है, क्योंकि देखा जाता है कि ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है और खाना आपको खाना है, प्रोटीन्स लेना है, काफ़ी कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो उनका वेट गेन भी होता है। तो न्यूट्रिशन लेते हुए वेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, वेट गेन ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। अगर हम लोग एक एवरेज बिल्ड महिला के बारे में बात करें, तो हम लोगों का एक एक्सपेक्टेड वेट गेन बिटवीन 11 to 17-18 किलोज होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन ये इसके साथ हम लोग आहार बढ़ाते हैं, बट जन्म होने के साथ साथ ही विदिन 2 वीक्स अराउंड 4.5 to 5 किलोज कम हो जाता है। सब्सिक्वेंटली हर सप्ताह, हर महीने में कम होते जाता है। और जब आप एक्सक्लूसिवली दूध पिलाते हैं बच्चा को, उस हिसाब से वेट घटता भी है। अगर आप जैसे जंक ज़्यादा ना खाए, डीप फ्राइड खाना ज़्यादा ना खाए, तो जो वेट परमिटेड लेवल्स में बढ़ता है, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। प्रेगनेंसी में एनीमिया यानी खून की कमी एक बड़ी समस्या है, इससे कैसे बचा जाए? खून का कमी हम लोग का इंडियन के सिनेरियो में बहुत कॉमन होता है। अगर हम लोग पहले जो होते हैं चेकअप के दौरान हम लोग हीमोग्लोबिन लेवल्स मेजर करते हैं, उस हिसाब से सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। और आयरन रिच खाना अगर हम लोग अपने खाने में लेते हैं, उसमें अगर आप मीट, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीज़, सनफ्लावर सीड्स, तिल हो गया, डेट्स हो गया, ये सब इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। और बाकी जैसे आ जाता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मॉडरेट एनीमिया, सिवियर एनीमिया, इन सब चीज़ के लिए भी उपाय है जो आपके अपने डॉक्टर सलाह देंगे। डॉक्टर साहब, इस दौरान क्या ये वॉकआउट करने की भी सलाह दी जाती है? थोड़ा जैसे कि चलना है, वॉक है या कुछ? अगर आपका और कोई एडिशनल मेडिकल प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है, जो आप नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेवल में करते हैं, सिवाय भारी सामान उठाना या एब्डोमेन में ज़्यादा प्रेशर देना, वो सब के अलावा आप डे टू डे वॉक जो 15-20 मिनट्स का वॉक आप करते हैं, जो घर का काम आप लोग रोज़ करते रहते हैं, अगर आपका बॉडी परमिट करता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में अगर ब्लीडिंग हो रहा होता है या कुछ के सिनेरियोज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, उसमें हम लोग रेस्ट एडवाइस करते हैं। वो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर के सलाह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस परमिसिबल है आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, एक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल रेगुलर विजिट करती है जी, तो उसके लिए कुछ टीके हैं, उसको कुछ इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, तो क्या ये भी एक प्रोविज़न है कि उस टाइम आप कोई डाइटिशियन से कंसल्ट करके उसका कोई डाइट चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं? हाँ, हर हॉस्पिटल में लगभग एक डाइटिशियन रहती है। अगर वो महिला चाहती है, डाइटिशियन कंसल्टेशन होता है। और कुछ केसेस में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोई कार्डियक डिसीजेस होते हैं, उसमें हम लोग स्पेशल डाइटरी एडवाइस डाइटिशियन से लेते हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए न्यूट्रिशन मेंटेन करना, स्वयं अगर उसके लिए ये चीज़ संभव ना हो, तो फैमिली मेंबर्स का इसमें कितना रोल रहता है? फैमिली मेंबर्स का बहुत रोल होता है। प्रेगनेंसी एक बहुत, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी, एक बहुत
मिस्टिकल एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, मूड में चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ आपका घर वालों का सपोर्ट सिस्टम रहना, एनकरेजमेंट रहना, उस औरत का मानसिक स्थिति समझना और उनको एनकरेज करना, फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जी डॉक्टर साहिबा, समय भी काफ़ी कम है और आपने अब कुछ देर पहले हमको बताया था कि दूध वगैरह की बात की थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान कहते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो किन किन चीज़ों से, चाहे वो वेज या नॉन वेज, ये प्रोटीन पाया जा सकता है? एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन हमेशा बहुत उत्तम होता है, लेकिन जैसे अगर कोई वेजिटेरियन होता है उनके ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन्स काफ़ी होते हैं, नट्स में बहुत प्रोटीन्स होता है, वो सब चीज़ का आप सेवन कर सकते हैं जी। और बीन्स हो गया, दाल हो गया, ये सब चीज़ में, राजमा, छोला, फिर दाल में प्रोटीन्स काफ़ी रहता है जी। और हरी सब्जियां में भी रहते हैं कुछ में, लेकिन हरी सब्जियां में मिनरल्स और विटामिन्स ज़्यादा रहते हैं जी। डॉक्टर साहिबा, अंत में हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगी ताकि प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके फैमिली मेंबर्स पोषण यानी न्यूट्रिशन पर सही ध्यान दे सके। प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है एक प्रेगनेंसी, एक गर्भवती महिला के ऊपर। सेकेंडली हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग फीटल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस बार्कर्स एंड कोलिग्स वो लोग स्टडी कर रहे हैं कि गर्भवती अवस्था में जो पोषण या अंडर न्यूट्रिशन या चाहे ओवर न्यूट्रिशन हो, वो एक शिशु का भविष्य में भी उनका उसमें रोल होता है बीमारी से बचने का। जैसे कुछ फीटल जो गर्भ अवस्था में वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, शिशु के जन्म के बाद फ्यूचर में उसका हेल्थ में काफ़ी इम्प्लीकेशन होते हैं। कुछ डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ फीटल प्रोग्रामिंग की वजह से भी मॉडिफाई हो सकता है। इसीलिए अगर डाइट आप अच्छा से ले, ना कि माँ को बेनिफिट मिलता है, माँ को भी एनीमिया से, ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस से मुक्ति मिलता है। सेकेंडली बच्चा का विकास फ्यूचर में बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, गर्भावस्था में सही पोषण न सिर्फ माँ के लिए बल्कि होने वाले बच्चे के स्वस्थ भविष्य के लिए भी अत्यंत जरूरी है। ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ये थीम है इस वर्ष के पोषण सप्ताह यानी न्यूट्रिशन वीक की। तो ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर चेकअप कराइए और डॉक्टर की एडवाइस मानिए। डॉक्टर शांता ठाकुर हमारे स्टूडियो में आने और आज के विषय पर हमारे साथ बातचीत करके इतनी सटीक जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में सहयोग था मेरी साथी अनाउंसर्स नीता शर्मा और इलाबेल शूटिंग का। कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर्स परमेश्वर सिंह और बाहेप तथा कार्यक्रम निर्माण लेशराम चिंगसंग लकपा का। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक बार पुनः आपसे भेंट होगी एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हम सभी का लोकप्रिय रेडियो चैनल पूर्वोत्तर सेवा।